स्वागत है आपका बायजूस आईएएस में और स्वागत है आप सभी का गर्मजोशी के साथ उस साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के, जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको परिचित करा सकें ताज़ा तरीन घटनाओं से, उन मुद्दों से जो महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में, जो प्रभावित करते हैं शक्ति समीकरणों को, जिनका असर अनिवार्यता पड़ता है भारत के राष्ट्रीय हित पर और भारत के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत होती है कि कैसे उसकी प्रतिक्रिया हो इस घटनाक्रम के प्रति। इस सप्ताह जो मुद्दा हम लेकर आए हैं आपके लिए, वो लगभग 2 दशकों से सरदर्द बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। वह थी अफगान समस्या, और थी कहना शायद आज भी सटीक नहीं लगता है, क्योंकि समस्या आज भी बरकरार है। अमेरिका ने भले ही अपने इतिहास में सबसे लंबे 20 साल चले युद्ध को समाप्त कर लिया है, वो अफगानिस्तान के मोर्चे से वापस अपने सैनिकों को घर लौटा लाई है। उसने यह घोषणा भी कर दी है कि अब भविष्य में उसकी कोई इच्छा दूर दराज देशों में अमेरिका की सरहद से जो कोई संकट स्थल है वहाँ हस्तक्षेप करने की नहीं है। हम कुछ देर बाद रुककर इसका परीक्षण करेंगे इस बात का कि आखिर तब क्यों अमेरिका को अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत पड़ी थी, इतना खर्चीला सैनिक हस्तक्षेप करने की। इन 20 वर्षों में अमेरिका ने खरबों डॉलर का निवेश, 2 खरब डॉलर से अधिक का निवेश अफगानिस्तान में किया। संकट की चरमोत्कर्ष की स्थिति पर 1 लाख से अधिक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में तैनात थे, और ये जो घटनाक्रम था उसके बाद भी अपनी मनोनुकूल दिशा में अमेरिका उसको नहीं ढाल सका था। और इस दौरान जो सरकार काबुल में काम कर रही थी वो बिना अमेरिकी संरक्षण और समर्थन के नहीं कर सकती थी। वो हमीद करज़ाई की सरकार हो, वो हाल में जो विस्थापित सरकार हुई है अब्दुल गनी की अशरफ की सरकार हो, और जो आज प्रश्न बार बार उठ रहे हैं लोगों के दिमाग में वो ये हैं कि क्या तालिबान के लौटने के बाद काबुल में पुनरावृत्ति होगी उसी बर्बर प्रतिशोध की राजनीति की, उसी लगभग प्रागैतिहासिक आदिम व्याख्या की इस्लामी कानूनों की, जिसका सामना करना पड़ा था अफगान जनता को 20 साल पहले, जिससे मुक्ति पाकर उन्हें लगा था कि वो अपने जनतांत्रिक अधिकारों को वापस प्राप्त कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना था कि इस बार जब तालिबान लौटेंगे, उनका लौटना लगभग तभी तय हो गया था जब अमेरिका ने घोषणा की थी कि वो 9/11 के पहले अपनी सारी टुकड़ियों को, सैनिक टुकड़ियों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेगी। जब से ये शांति सुलह की वार्ता का दौर शुरू हुआ था दोहा में, तब से ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि अब अमेरिका अफगानिस्तान में रहने वाला नहीं है और देर सवेर ये सत्ता का हस्तांतरण तालिबान को होगा। मगर विडंबना ये है कि जिन अमेरिकनों ने तालिबान को 2 दशक पहले खदेड़ा था काबुल से, उन्होंने ही लगभग थाली में परस कर ये सत्ता हस्तांतरित की इस बार तालिबान को। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि तालिबान की नई पीढ़ी यह है, इसमें काफ़ी लोगों की मनोदशा बदल चुकी है। इसमें कई नौजवान ऐसे हैं जिनकी यादें उस 2 दशक पुराने दौर की नहीं हैं। उन्होंने देश दुनिया का भ्रमण किया है, उनका परिचय हुआ है डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ, और उनकी मनोदशा में भी थोड़ा परिवर्तन आया है। दूसरी ओर जो अफगानिस्तान की नौजवान पीढ़ी थी, उसने 2 दशकों में तालिबान का अनुभव कभी किया ही नहीं था। इनकी बर्बरता की कहानियाँ उनके लिए अपने पुरखों से सुनी डरावनी कहानियाँ सी थी। मगर तब भी कुछ लोगों को लगता था कि एक जो स्वप्न है जिसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, तालिबान के लौटने के साथ प्रतिशोधात्मक हिंसा फिर भड़केगी और एक तरह का खून खराबा होगा, जिससे बाढ़ सी आ जाएगी इस तरह की हिंसा की। ऐसा सौभाग्यवश अभी तक नहीं हुआ है। मगर जो लोगों की ये आशा और अपेक्षा थी कि बदला हुआ चेहरा उन्हें तालिबान का देखने को मिलेगा, ऐसा भी नहीं हुआ है। तालिबान ने शांति वार्ताओं के दौरान ये बात बारंबार दोहराई थी कि वो सुलह का रवैया अपनाएंगे। जिस सरकार का गठन काबुल में होगा वो समावेशी सरकार होगी, उसमें अफगानिस्तान की आबादी के सभी तत्वों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, महिलाओं को भी काम करने की आज़ादी होगी, शिक्षा की आज़ादी होगी। ये परिवर्तन जिसका आश्वासन तालिबान ने दिया था आज देखने में नहीं आ रहा है। जिस सरकार का गठन काबुल में हुआ है वो समावेशी नहीं बल्कि बिल्कुल एक पक्षी है। उसमें सिर्फ तालिबान के लोग शामिल हैं, और तालिबान के भी वो लोग शामिल हैं जिनमें दर्जनों कट्टरपंथी अंतर्राष्ट्रीय खूंखार आतंकवादी हैं, जिनको
बदनाम मानता है अमेरिका, जिन पर यही आरोप लग चुका है संयुक्त राष्ट्र में, और इनके ऊपर तरह तरह की निषेधाज्ञा की आज्ञा घोषित कर चुका है अमेरिका। तो क्या अब अमेरिका का रवैया रहेगा इस काबीना के प्रति? भले ही उसने मान्यता प्रदान न की हो तालिबान को, संसार के किसी भी देश ने अब तक तालिबान की इस सरकार को मान्यता नहीं दी है, पाकिस्तान ने भी नहीं, जिसने पिछली बार 2 दशक पहले 3 देशों में एक पाकिस्तान था जिसने तत्काल ये मान्यता तालिबान को दी थी। मगर अपनी उंगलियां तालिबान को समर्थन देने से पाकिस्तान जला चुका है, वो खामियाजा नहीं भुगतना चाहता है। भले वो तालिबान का उपयोग प्रयोग भारत के विरुद्ध और अमेरिका के साथ अपने राजनीति में दबाव बनाने के लिए करता रह सकता है, मगर अब तक ये मान्यता उन्हें नहीं मिली है। मगर जो सरकार है उसके आचरण से ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने जो आश्वासन दुनिया को दिए थे उस पर भरोसा किया जा सकता है। महिलाओं को सख्त हिदायत दे दी गई है कि वो बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के बाहर अकेली न निकलें, वो अपने मुंह में हिजाब, नकाब, बुर्का आदि पहनकर ही बाहर निकलें। उनको भले ही ये कहा गया था कि कामकाज करने की इजाज़त दी जाएगी, मगर अभी कामकाज की कोई संभावना ही महिलाओं के लिए वहाँ नहीं है। वो डॉक्टर हो, वो नर्स हो, वो अध्यापक हो, वो मीडिया कर्मी हो, सब में इतना दहशत का माहौल है। जो इश्तहार थे दीवारों पर लगे हुए महिलाओं का चेहरा दिखाने वाले, उन पर सफ़ेदी चूना पोता जा चुका है, और कुछ काम ऐसे हुए हैं जिससे लगता है कि वहशीपन में और हिंसा में तालिबान की कोई कसर नहीं आई है। सार्वजनिक चौराहों पर लोगों को फांसी पर लटकाया जा रहा है, और जो शरिया का कठिनाई से अगर पालन किया गया तो अंग भंग करने वाले दंड भी बहुत शीघ्र देखने को मिल सकते हैं। तो इस खौफ और दहशत के माहौल में ये भरोसा करना कठिन है कि क्या होगा। अब सोचने की बात यह है कि इस सब का क्या असर भारत के राष्ट्रहित पर, भारत की विदेश नीति पर हो सकता है। अमेरिकों के आश्वासन से भारत ने एक उदीयमान शक्ति के रूप में बड़े पैमाने पर अरबों डॉलर का निवेश संरचनात्मक ढांचे के निर्माण और सुधार के लिए अफगानिस्तान में किया था, मगर भारत यह भूल गया था कि जैसा अंग्रेजी मुहावरे में कहते हैं, उसके सारे अंडे एक ही डलिया में रखे हुए थे, जो काबुल की सरकार थी। वो करज़ई की सरकार हो या गनी अशरफ की सरकार हो, और चाहे उपराष्ट्रपति जो बाद में कार्यकारी अध्यक्ष सर्वोच्च परिषद के बन गए थे अब्दुल्ला हों, जो भारत के मित्र समझे जाते रहते हैं, जिन्हें पाकिस्तान भारत का एजेंट कहता है। मगर भारत की सक्रियता तभी तक अफगानिस्तान में संभव थी जहां वो एक सामरिक गहराई की खोज कर रहा था, हमारी समझ में एक मरीचिका का पीछा कर रहा था, और उसे लगता था कि वे दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान को व्यस्त रख अपने को निरापद रख सकता है। मगर इस हरकत को पाकिस्तान भड़काऊ मानता था, और भारत यह भूल गया था कि उसकी अफगानिस्तान में पहुंच तभी तक है जब तक अमेरिकी सेना का संरक्षण उसके राजनयिकों को या उसकी सहायता देने वाले अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को प्राप्त है। आज अचानक अमेरिकनों की वापसी के बाद भारत के लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवकाश अफगानिस्तान में नहीं है। भारत यह सोचने को विवश है कि वह क्या करे। अमेरिका ने अपनी सुविधा से अपने हितों को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में ही यह तय कर लिया था कि अच्छे तालिबान के साथ बातचीत हो सकती है। भारत की नज़र में कोई अच्छा तालिबान था ही नहीं। तो क्या अब इस बर्बर वहशी तालिबानों के गिरोह के साथ जो आज सत्तारूढ़ है, भारत कोई संवाद शुरू कर सकता है, या वो भारत के साथ ऐसा सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएंगे जिसके लिए भारत ने अब तक ज़मीन तैयार नहीं की है? इन सब मुद्दों पर हम विचार करेंगे, मगर इसके पहले एक बेहद ज़रूरी काम है उस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर ऐतिहासिक दृष्टिपात करना जिससे यह संकट पैदा हुआ। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यह समझना है कि किन परिस्थितियों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2 दशक पहले सैनिक हस्तक्षेप किया, और यह भी हमारे लिए समझना और पूछना ज़रूरी है कि आखिर तालिबान हैं कौन, कैसे यह पैदा हुए। इन दोनों बातों को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने 2 दशक से भी पहले लौटाने की ज़रूरत है। वास्तव में अफगानिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल का दौर 1970 के दशक के मध्य से ही शुरू हो गया था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री दाऊद ने तख्ता पलट के बाद ज़हीर शाह को विस्थापित कर दिया था और स्वयं राष्ट्र के मुखिया बन के बैठ गए थे। उनका शासनकाल 4 या 5 वर्ष ही चला। वे काफ़ी अलोकप्रिय थे और उनको परित्याग करना पड़ा। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान की साम्यवादी पार्टी यह सोचती थी कि वह सोवियत संघ की प्रेरणा और समर्थन से अफगानिस्तान में एक क्रांतिकारी जनतंत्र की स्थापना कर सकेगी। जब ऐसा हुआ तो लोगों को यह आशा जगी कि अब शायद वास्तव में अफगानिस्तान का आधुनिकीकरण हो सकेगा,
और पहली बार ये सच है कि अफ़गानिस्तान में साम्यवादी शासनकाल के दौर में, अफ़गान साम्यवादी पार्टियों के शासनकाल के दौर में धर्मनिरपेक्षता की बात अफ़गानियों ने सुनी, आधुनिकीकरण की बात सुनी, पश्चिमी तरीके से रहना, खाना, पीना, मनोरंजन की बात उन्होंने सीखी। मगर आम अफ़गानी की नज़र में ये सरकार एक कठपुतला सरकार थी, ये अनीश्वरवादी नास्तिकों की सरकार थी जो उनको स्वीकार नहीं थी। तो इनके विरुद्ध एक मुहिम शुरू हो गई थी कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों की, जिनमें प्रमुख थे अहमद शाह मसूद, जो नेतृत्व कर रहे थे मुजाहिदीनों का। और जो मुजाहिदीन थे ये वो लोग थे जो पुराने जिहादियों के तेवर से लड़ रहे थे एक धर्म युद्ध नास्तिकों और इस कठपुतली सरकार के विरुद्ध जो विदेशियों के हाथों नचाई जा रही थी। एक और दिक्कत ये थी कि जो फूट पड़ी हुई थी साम्यवादी पार्टियों में, अफ़गान साम्यवादियों के बीच में, उसके कारण भी ये सरकार निरंतर कमज़ोर हो रही थी। अमेरिकियों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब उनको लगता था कि मुजाहिदीन इतना दबाव डाल रहे हैं सोवियत सैनिकों पर कि वो अमेरिका की तरफ नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें चिंता नहीं थी। ये वो दौर था जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था। मिखाइल गोर्बाचोव 1985 तक इस बात को कबूल कर रहे थे कि सोवियत सेनाओं द्वारा अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप एक भयंकर भूल थी। उनको लग रहा था कि ये सारा घटनाक्रम आज की दिवालियापन की कगार पर खड़े सोवियत संघ के लिए असंभव था इसको बरकरार रखना, और कहीं न कहीं एक हार सोवियत साम्यवादी व्यवस्था की शीत युद्ध के दौरान दुनिया के सामने जग जाहिर हो रही थी। कई अमेरिकी विद्वान थे जिनको लगता था कि पूंजीवाद की विजय हो चुकी है और इतिहास का अंत हो चुका है, और सोवियत संघ को पेरेस्ट्रोइका कहिए, ग्लासनोस्त कहिए, कहीं ना कहीं पूंजीवादी विकास का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मिखाइल गोर्बाचोव खुद विस्थापित हो चुके थे, सोवियत संघ दिवालियेपन और अराजकता की कगार पर खड़ा था, और जो सोवियत सैनिक अफगानिस्तान में तैनात थे उनका मानसिक बल बिल्कुल गिरा हुआ था। उनमें से कई नशीली दवाओं के आदी बन चुके थे, उनको तनख्वाहें नियमित रूप से नहीं मिलती थी, वो बड़े परेशान थे कि जो मुजाहिदीन थे वो उन पर आत्मघाती हमले करते थे, उनकी जो व्यवस्था थी, संचार व्यवस्था थी, रसद पहुंचाने की व्यवस्था थी, वो बार बार बाधित होती थी। कहीं किसी सुरंग में विस्फोट होता था, कभी कुछ होता था। तो कुल मिलाकर वो वापस जाने को तैयार थे, और जब तक ये फैसला किया रूस ने कि वो अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा, तब फिर मुजाहिदीन का शासन काबुल में शुरू हो गया। अब अमेरिकनों को कोई चिंता इस बात की नहीं थी, यदि सोवियत संघ की पस्ती साबित हो गई थी, रूसी वहाँ से वापस जा रहे थे, तो मुजाहिदीन शासन करें या कोई और शासन करे अफगानिस्तान में, इससे उन्हें चिंता नहीं थी। हाँ, थोड़ी बहुत चिंता जो अमेरिकनों को थी वो ये थी कि मुजाहिदीनों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। वैसे आज तक यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं हो सकी है कि अमेरिकनों ने मुजाहिदीनों को कोई सहायता दी थी या नहीं दी थी। जो उत्तरी मोर्चा था जिसका नेतृत्व अहमद शाह मसूद करते थे, उसे सहायता कौन दे रहा था, उनके पास सैनिक साजो सामान कैसे पहुंच रहा था, ये सब बातें आज भी एक अनबूझ पहेली हैं। मगर जो बात बिल्कुल साफ है कि तब अमेरिका की कोई रुचि इस बात में नहीं थी कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। हाँ, एक तरह की बीमा पॉलिसी अमेरिका ने ले ली थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से, फौज के खास विशेष दस्तों की मदद से, फौज की मदद से उन्होंने तालिबान की एक पौध उगाई थी। तालिबान अर्थात विद्यार्थी, तालिब इल्म, और ये वो नौजवान थे जिनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों से लाया गया था और विशेष प्रशिक्षण किया गया था तोड़-फोड़ आतंकवादी संघर्ष का, ताकि वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर सके। उधर मुजाहिदीन की बर्बरता, उनकी हिंसकता, उनकी कट्टरपंथी से अफगान बड़े परेशान थे। तो एक मौका अमेरिका को यह मिल गया था कि उसकी जो फौज तालिबान की थी, जिसके बारे में उसका मानना था जो पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित होती है, उसको अफगानिस्तान में पठाया जाए और मुजाहिदीनों को विस्थापित किया जाए। तो एक छोटे से अंतराल के बाद 1990 के दशक के अंत में तालिबान का कब्जा काबुल में हो गया। अफगानियों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि जो बर्बर मुजाहिदीन से, उनसे तो कम से कम छुटकारा तालिबानों ने दिलाया, पर यह राहत की सांस बहुत देर तक लंबी नहीं ली जा सकी, क्योंकि तालिबान ज़रा ही कम कट्टर थे मुजाहिदीन से, ज़रा ही कम बर्बर और हिंसक थे मुजाहिदीन से, ज़रा ही कम आक्रामक तेवर थे उनके। वो उतने ही दकियानूस, उतने ही मध्ययुगीन, सामंती, पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थे जितने मुजाहिदीन थे। मगर तब भी अमेरिका को कोई चिंता नहीं थी कि तालिबान का क्या नियंत्रण अफगानिस्तान में और काबुल में हो रहा है। ये स्थिति अचानक बदली 9/11/2001 को, जब अलकायदा ने हमला किया ओसामा बिन लादेन की प्रेरणा से
उसकी बनाए एक साजिश के तहत वर्ल्ड ट्विन टावर्स पर, जिसमें हज़ारों अमेरिकी जाने गई और अमेरिका बिल्कुल स्तब्ध रह गया। पहली बार पर्ल हार्बर के हमले के बाद दूसरे महायुद्ध में ऐसा हुआ था कि अमेरिकी ज़मीन पर, बल्कि ये तो पर्ल हार्बर तो प्रशांत महासागर में द्वीप था, यहाँ ये था कि उन्होंने सीधा हमला अमेरिका की भूमि पे किया था और ये दुनिया को दिखा दिया था कि दुनिया को सबसे बड़ी परम शक्ति, चरम शक्ति समझने वाला अमेरिका भी इस तरह के खतरे के प्रति सुरक्षित नहीं था। जैसे ही अमेरिकी इस धक्के से उभरे, वो इसका बदला ज़रूर लेंगे, वो किसी कागज़ के चिथड़े की परवाह नहीं करेंगे। उनका इशारा था कि न तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह करेंगे, न अंतर्राष्ट्रीय संधियों की, न राजनयिक आचरण संबंधी विधि विधान की, और वो ढूंढ निकालेंगे इस पहाड़ी चूहे को उसकी खोह से, उसके बिल से। कहा जाता था कि वो जाके छुपा हुआ था अफगानिस्तान की टोरा बोरा पहाड़ियों की कंदराओं में। घोषणा तो उन्होंने कर दी, मगर इस चूहे को वहाँ से निकालने में, मारने में उन्हें लगभग 1.5 दशक का समय लग गया। मगर इस तरह शुरुआत हुई अमेरिका की सैनिक हस्तक्षेप की अफगानिस्तान में। अमेरिका की एक चिंता यह थी कि उसके ऊपर यह आक्षेप न लगे कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, तो दिखावे के लिए एक मुखौटा पहना गया था कि ये जो हस्तक्षेप हो रहा है ये बहुराष्ट्रीय हस्तक्षेप है, ये नाटो के संधि मित्रों के साथ अमेरिका कर रहा है, जिसमें कुछ सदस्य यूरोपियन समुदाय के हैं, फ्रांस, कुछ कनाडा है और नाटो के और सदस्य हैं, जिनके साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका यह हस्तक्षेप कर रहा है। इस हस्तक्षेप का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई, और हम आतंकवाद का, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का उन्मूलन करेंगे, उस आतंकवाद का जिसने अमेरिकन हितों को नुकसान पहुंचाया था। अमेरिका की कोई दिलचस्पी न तो अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की थी और न ही वहाँ जनतांत्रिक संस्थाओं के गठन की। उसका एकमात्र उद्देश्य उन आतंकवादियों से मुक्ति पाने का था जो अमेरिका के लिए संकट हो सकते थे। अमेरिका ने खरबों डॉलर का निवेश वहाँ किया, एक ग्रीन जोन, ग्रीन गलियारे का निर्माण किया, जिसके भीतर एक अभेद्य दुर्ग की तरह रहते थे राष्ट्रपति अफगानिस्तान के, और सारे दूतावास विदेश के काम करते थे। वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां काम करती थी जो मानवीय अधिकार पर अफगानिस्तान में राहत पहुंचा रही थी। मगर ये तरह से काबुल एक राजधानी थी जो बाकी अलग थलग अफगानिस्तान से कटी हुई थी, और इसको निरापद रखने में ही अमेरिकियों का सारा जोर था। इस राजधानी के भीतर भी ये हरा गलियारा, ग्रीन जोन था, जिसके भीतर सारे विदेशी राजनयिक और अफगान सरकार काम करती थी। तो एक तरह से अमेरिका ने बाहर के प्रांतों में, 34 प्रांत अफगानिस्तान के हैं, और ख़ासकर दूर दराज के प्रांतों में, दुर्गम जिलों में कब्जा बनाने की कोई कोशिश नहीं की थी। और एक तरह से जियो और जीने दो की नीति का आचरण तालिबान के साथ अमेरिका तब भी कर रहा था। अमेरिका को लगता था यदि अफगानिस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय वॉर लॉर्ड्स जो क्षत्रप हैं वो काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मुखिया हैं कबीलों के वो काम कर रहे हैं, तो वो तालिबान को पर अंकुश लगाने में समर्थ होंगे। अमेरिका ये भूल गया कि अफगानिस्तान के जो आदिवासी कबायली मुखिया हैं उनकी एक पुरानी परंपरा है अवसरवादी तरीके से पाला बदलने की। जो लोग समर्थक थे सोवियत संघ के एक ज़माने में, वो तत्काल समर्थक बन गए, फिर मुजाहिदीन के, फिर तालिबान के, फिर अमेरिकियों के, और फिर जब बयार बदली तो उन्होंने भी अपनी पीठ पलट ली उसके साथ, और वो फिर तालिबान की तरफ जाने लगे। और इनमें स्वायत्त स्वाधीन अफगान राष्ट्र प्रेमी बहुत कम थे। अब इसका कारण ये नहीं कि इनमें कोई दोष था। अफगानिस्तान का उदय करीब 100-125 साल पहले एक आधुनिक राज्य के रूप में हुआ है। वो एक राजतंत्र था, गणराज्य के रूप में उसका अनुभव बहुत थोड़ा सा था, और वहाँ जो जनतांत्रिक परंपरा है वो कबायली जनतांत्रिक परंपरा है, एक तरह की सार्वजनिक कबीले के मुखियाओं की पंचायत सरीखी जो ज़रगा है और जो शूरे हैं, तो इनके साथ अमेरिका का कोई तालमेल नहीं था। अमेरिका ऊपर से जो उसने जनतांत्रिक व्यवस्था काबुल में आरोपित की थी, चाहता था कि वैसी ही व्यवस्था अन्यत्र भी हो। तो ये बात याद दिलाना इसलिए ज़रूरी है कि भारत की सारी प्रतिक्रियाएं इस अमेरिकी नीति के और आचरण से ही संचालित होती रही हैं अफगानिस्तान में। पहली बात तो हिंदुस्तान को ये लगा कि सारा घटनाक्रम बड़ा अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब पहले जनरल जिया का कार्यकाल था और सोवियत संघ ने कब्जा किया था अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान अमेरिका को यह समझाता रहा था कि अफगानिस्तान में सोवियत मौजूदगी उसके हितों के खिलाफ है, पाकिस्तान के साथ उसके सामरिक हितों का सामंजस्य है, सन्निपात है, और उसे पाकिस्तान को मददगार बनाना चाहिए। इस प्रस्तावना को काफ़ी हद तक अमेरिका ने स्वीकार भी किया था। मगर बाद में हाल के वर्षों में जब स्थिति बदल गई काफ़ी, जब सोवियत रूसी सेनाएं वापस चली गई अफगानिस्तान से, तब
भारत को यह लगने लगा कि अब वह अमेरिका पर यह दबाव बना सकता है, राजनीतिक दबाव, कि अमेरिका उसके पक्ष में पाकिस्तान पर अंकुश लगाए, पाकिस्तान से भरोसा दिलाए कि उसकी ज़मीन का या अफगानिस्तान की ज़मीन का कोई दुरुपयोग भारत के विरुद्ध आतंकवादी हमलों में नहीं होगा। जनरल मुशर्रफ के कार्यकाल में पाकिस्तान ने एक तुरुप का पत्ता खेला। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वह तो खुद आतंकवाद का शिकार है। एक हद तक, मगर सिर्फ एक हद तक ये बात सही थी कि लगभग 15 लाख शरणार्थी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आकर शरण ले रहे थे। रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर ही नहीं, सिंध में कराची तक इनकी गतिविधियां संगठित अपराधियों के साथ जुड़ी थी, कहीं मादक द्रव्यों की तस्करी को लेकर, कहीं नाजायज़ हथियारों को लेकर, कहीं देह व्यापार को लेकर। और ये संगठित अपराधी जो सीमा पर काम कर रहे थे, वो सीमा एक तरह से चलनी की तरह थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, खासकर पख्तूनों को बांटने वाली डुरंड रेखा, जिसको लेकर बड़ा पुराना विवाद चला आ रहा है कि इस सीमा रेखा के दोनों तरफ रहने वाले पख्तून एक स्वायत्त स्वाधीन पख्तूनिस्तान की मांग करते रहे, जिसको भारत का समर्थन मिलता रहा है, जो बात पाकिस्तान को खटकती रही है। मगर ये बात हमको आज समझनी चाहिए कि भारत का यह सोचना नादानी था। ये उसने कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो सामरिक रिश्ते हैं वो पिछले 6-7 दशक से शीत युद्ध के काल से इतने पुख्ता हैं कि अमेरिका की आर्थिक सहायता के बिना, अमेरिकी सामरिक सहायता के बिना न तो पाकिस्तानी सेना अपना वर्चस्व बनाए रख सकती है, न पाकिस्तान की दिवालिया अराजक सरकार असफलता की कगार पर खड़ी जो दुष्ट राज्य कहलाता है वो भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। ये सारी बातें दीगर हैं, मगर जो परिस्थिति बदली वो 9/11 में थी। और उसके बाद भारत को अमेरिका यह समझाने में सफल हुआ कि यदि भारत अपने को उदीयमान शक्ति समझता है तो उसे अफगानिस्तान में अपनी बड़ी भूमिका स्वीकार करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए। इस सलाह को मानते हुए भारत ने अरबों डॉलर का निवेश अफगानिस्तान में किया, संरचनात्मक ढांचे के निर्माण के लिए, उसकी मरम्मत के लिए, सड़कों, बांध, स्कूलों, अस्पतालों के निर्माण, पुनर्निर्माण के लिए। भले ही यह निवेश अमेरिका के खरबों डॉलर की तुलना में बहुत कम था, मगर भारत के लिए महत्वपूर्ण था। और भारत के लिए जो सद्भावना अफगानिस्तान में थी, निश्चित रूप से उस पर इसका प्रभाव पड़ा। मगर जब भारतीय राजदूतावास पर हमले हुए, एक राजनयिक की हत्या हुई, एक चोटी के फौजी अफसर की भी हत्या हुई, तो भारत को ये बात तब भी अनुभव कर लेनी चाहिए थी कि अफगानिस्तान में उसका निरापद काम करना अमेरिकी संरक्षण में ही संभव है। जब अमेरिकी वहाँ से पलायन करते हैं तो भारत के लिए अपनी हस्ती वहाँ बनाए रखना बड़ा कठिन है। जो बात इससे भी अधिक दुखद है कि भारतीयों ने उस रणनीति को स्वीकार किया कि यदि वो पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा मोर्चा अफगानिस्तान की पश्चिमी सरहद पर खोलने में सफल होते हैं तो पाकिस्तान भारत पर दबाव डालने की स्थिति में नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने इसे भड़काने वाली घटना समझा और अपना दबाव भारत पर बढ़ाने की कोशिश की। तो जहां भारत सामरिक गहराई की खोज कर रहा था वह मरीचिका साबित हुई और भारत की अपनी हैसियत अफगानिस्तान में बने रहने की नहीं थी। कुल नतीजा ये हुआ कि दोहा में जो शांति वार्ताएं चल रही थी उसमें भारत चूंकि अच्छे और बुरे तालिबानों में फ़र्क नहीं करता था, ये फ़र्क सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप करते थे, तो भारत उस वार्ता से अलग थलग रहा। वहाँ जब गतिरोध हुआ तो जो कुछ पहल भारत कर सकता था, भारत ने कोई संपर्क पर्दे के पीछे से किया हो तो किया हो, मगर प्रत्यक्ष कोई संपर्क संवाद उसका तालिबान के साथ नहीं था। जब वहाँ गतिरोध दोहा में आया तब फिर हुआ क्या कि एक समानांतर वार्ताएं शुरू हुई तेहरान में, जिसकी अगुवाई कर रहे थे ईरान के नेता, जिसमें रूस, पाकिस्तान, चीन और हाशिए पर तुर्की भी था, मगर इसमें भी भारत का कोई स्थान नहीं था। तो क्रमशः ये हुआ कि भले ही अमेरिका ने ये बात 1.5 साल पहले तय कर ली थी कि वह अब अफगानिस्तान से वापस होंगे, वहाँ अपनी सैनिक मौजूदगी नहीं बनाए रखेंगे, वो ये दावा करते रहे कि उनकी आज भी क्षमता ये है कि वो क्षितिज के पार से, दूर से मार करने वाले चालक रहित ड्रोन विमानों से या प्रक्षेपास्त्रों से अपने हितों की और भारत के हितों की रक्षा कर सकते हैं। मगर ये बड़बोलापन तत्काल असफल साबित हो गया जब काबुल के पतन के बाद उन्होंने इस तरह का एक हमला किया और उसमें कोई आतंकवादी नहीं बल्कि निरीह अफगान बच्चे दर्जन भर मारे गए। बाद में अमेरिका को उसके लिए क्षमा याचना भी करनी पड़ी। मगर अमेरिका ने जिस अफरा तफरी के माहौल में बिना दूरदर्शी नीति निर्धारण के अफगानिस्तान से पलायन किया, बिना इस बात की व्यवस्था किए कि कैसे वहाँ सत्ता का हस्तांतरण होगा, जिसके कारण भागने को, अपनी जान बचाने को विवश हुए गनी अशरफ, अब्दुल्ला आदि,
वो लगभग स्थिति वैसी थी जैसा अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन के वक्त इराक में किया था, जैसा उन्होंने लीबिया में किया था। और दोनों ही जगह अस्थिरता का, अराजकता का ऐसा माहौल छोड़कर अमेरिका गया जिसके बाद आज तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है। अब भारत के लिए, जिसने अपने सारे अंडे एक डलिया में डाल दिए थे, ये सोचना बड़ा कठिन है कि आज अब वह अफगानिस्तान में क्या कर सकता है। आज भी ये बात सुझाई जा रही है कि यदि कोई देश मानवीय आधार पर राहत कार्यवाही करने के लिए सबसे उपयुक्त है तो वो भारत है। मगर क्या भारत अकेले अपने आप ऐसा कर सकता है जब उसके कोई संपर्क सूत्र तालिबान के साथ नहीं है? क्या पाकिस्तान उसको वहाँ इस तरह काम करने देगा? क्या आज स्थिति ये है कि जो समावेशी सरकार का दावा करते थे, उन्होंने खास एक अधिकारी सरकार का गठन किया है काबुल में, जिसमें दर्जन भर बदनाम आतंकवादी हैं जिनके विरुद्ध अमेरिका की निषेध आदेश हैं, मगर कुछ फर्क इससे किसी को पड़ नहीं रहा है। तालिबान जो भी भरोसा दिला रहे हैं उस पर भरोसा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि भले ही तालिबान पख्तून है मगर सभी पख्तून तालिबान नहीं है, और नहीं सब तालिबान पख्तून है। पख्तून भले ही बहुसंख्यक हैं अफगानिस्तान की आबादी का, मगर वो पूरे का पूरा अफगान नहीं है। हाजरा जैसा समुदाय है जो 15% है अफगान आबादी का, जो शिया है और वंचित है और अपने को दलित उपेक्षित मानता है। इसी तरह उज़्बक हैं, कज़ाक हैं, ताजिक हैं, कुछ ईरानी हैं, जिन सबका अपना अपना महत्व है। और जो क्षत्रप हैं, सूबेदार हैं, जो वॉरलॉर्ड्स कहलाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो हेरात हो, हेलमंड हो, काबुल हो, कांधार हो, बयान शरीफ हो, बामियान हो, बल्ख हो, इन सारी जगहों में आज भी उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों का बंटवारा आपस में किया हुआ है। उनके अपने अपने राज्यों से अर्जित करने के साधन थे, कहीं मादक द्रव्यों की तस्करी, तो कहीं देह व्यापार, तो कहीं नाजायज हथियार। तो क्या तालिबान इन पर एकाएक नियंत्रण हासिल कर लेगा? तालिबान ने यह भरोसा दिया था कि उसकी जो नीति होगी वो भले ही इस्लामिक अमीरात की होगी, जो कानून वो लागू करेगा वो शरीयत होगा, जो जनतांत्रिक व्यवस्था होगी वो इस्लामी व्यवस्था में जो जनतंत्र है उसके अनुसार होगी। वो बाध्य नहीं है पश्चिमी नमूने का जनतंत्र अपनाने के लिए। जो स्त्रियों को आज़ादी देने का उनका आश्वासन है वो इस्लाम के भीतर का आश्वासन है। वो ऐसा नहीं कि जो पश्चिम में आज महिलाओं की मुक्ति का कहानी चलती है उस आख्यान को स्वीकार कर लेंगे। इन सब बातों को यदि हम ध्यान से देखें तो अभी भी हमको कई बातें ऐसी हैं जो असमंजस में डालती हैं। क्या तालिबान बदलेंगे या कट्टरपंथी ही रहेंगे, या उनका चेहरा और अधिक हिंसक होगा जब उन्हें लगेगा कि उनके विरुद्ध प्रतिरोध अफगानिस्तान में हो रहा है? हम ये मानकर चलते हैं कि सभी तालिबान एक हैं, मगर ऐसा नहीं है। तालिबानों में भी खेमे हैं जो देखने को मिले। जब सरकार का गठन हुआ तो मुल्ला बरादर, जो वर्षों पाकिस्तान की जेल में रहे थे, जिनके बारे में अटकल लगाई जा रही थी, वो प्रमुख वार्ताकार हैं दोहा में, वो शायद प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। और जो लोग प्रमुख हैं, जैसे जो रक्षा मंत्री हैं वो हक्कानी घराने के हैं, जो दूसरे मंत्री हैं वो मुल्ला उमर के बेटे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि जो पुराने नेता तालिबान थे उनके वंशज वारिस ही, जो उनसे कम कट्टरपंथी नहीं है, आज तख्त नशीन है। और यह सोचना कि नई पीढ़ी के उदार सोच वाले तालिबान अब प्रकट होंगे, ये कहना कठिन है। दूसरी ओर समस्या ये है कि पूरे अफगानों की एक ऐसी पीढ़ी पैदा होकर वयस्क हुई है तालिबानों के काबुल से पिछली बार खदेड़े जाने के बाद, जिसने स्वाद चखा है आज़ादी का कमोबेश। भले ही वो हिंसा की आदी है, भले ही वो आत्मघाती हमलों के बीच खौफ की दहशत के माहौल में रही है, मगर जहाँ तक काबुल राजधानी का प्रश्न है और उसके आसपास के इलाके का प्रश्न है, महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी, वो कामकाज करती थी, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, वकील, संसद सदस्य, मीडिया कर्मी आदि। एकाएक इस सब पर पाबंदी लग गई है। कहने को तालिबान ये कहते हैं कि हमने उनको सबको वापस आने को कहा है, मगर जिस तरह की वीडियो देखने को मिले हैं, जिन महिलाओं ने ज़रा भी विरोध करने की कोशिश की है उन्हें प्रताड़ित किया गया है और कहीं कहीं मौत के घाट उतारा गया है। सार्वजनिक रूप से विरोधियों को फांसी दिए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे एक खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। क्या भारत इस तरह के खुखार तेवर वाले तालिबान के साथ संवाद स्थापित करने की स्थिति में होगा? और यदि होगा तो किस लिए? वे कौन से ऐसे संवेदनशील सामरिक हित हैं अफगानिस्तान में जिनकी रक्षा के लिए भारत अपने और सामरिक हितों को दांव पर लगा सकता है? एक ओर चीन के साथ उसकी मुठभेड़ हिमालयी सरहद पर है, तो दूसरी ओर आज
तालिबान यदि अपने आश्वासन से मुकरते हैं तो अफगान ज़मीन का नाजायज फ़ायदा तालिबान भी उठा सकते हैं, पाकिस्तान भी उठा सकता है भारत के ऊपर आतंकवादी हमले करने के लिए। जिस सरकार का गठन हाल में हुआ है काबुल में, वो उस समय हुआ जब ISI के मुखिया काबुल में थे और ये अटकलें लगाई जाती हैं कि उनकी सलाह मशवरे, उनकी सहमति से ही इस सरकार का गठन हुआ है। हक्कानी धड़ा जो है वो पाकिस्तान का ही पक्षधर माना जाता रहता है और बारादर जो आज अलग किए गए हैं, जिनके ऊपर कातिलाना हमले की एक अफवाह भी सामने आई थी, वो बहुत सार्वजनिक रूप से आजकल वक्तव्य भी नहीं दे रहे हैं। तो उसका कारण भी शायद यह है कि उनको पाकिस्तान भरोसे का आदमी नहीं समझता है। उसे अमेरिकी दबाव में ही पाकिस्तानी जेल से रिहा किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी कोई ऐसी संभावना नहीं दिखलाई देती कि भारत निकट भविष्य में अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण के कार्य में या जनतांत्रिक विचार की स्थापना में, जनतांत्रिक संस्थाओं के गठन में कोई सार्थक भूमिका निभा सकता है। अफगान समस्या का एक और जटिल पहलू है और वह पहलू है संसाधनों के राजने वाला। अचानक आज हमको बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में तांबे के संसार में सबसे बड़े भंडार हैं। 2 दशक पहले तक किसी को पता तक नहीं था। तांबे की छोटी सी खानें थी जिनमें छुटपुट खुदाई हुआ करती थी राजतंत्र के दौरान, मगर आज अमेरिका ने अपने, जब उनका कब्जा इस देश पर था, उनके सैनिक यहाँ थे, तो जो सर्वे किए हैं, सर्वेक्षण किए हैं, उसके अनुसार आज भले ही चिली तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक हो, सबसे बड़ा भंडार उसके पास हो, निकट भविष्य में जो आकलन किया गया है तांबे का सबसे बड़ा भंडार अफगानिस्तान में है। और न सिर्फ तांबे का, थोड़ी मात्रा में यहाँ सोना है। ऐसे दुर्लभ खनिज हैं जिनका प्रयोग होता है, लिथियम, जिनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक बैटरियां बनाने में होता है। इसका सबसे बड़ा भंडार बोलीविया में है, मगर बोलीविया के बाद दूसरी जगहों में बड़े मात्रा में लिथियम सुलभ नहीं है। अब देखें तो इसी तरह एक बेरिलियम नाम का तत्व है जो हल्का होता है एल्यूमिनियम से और कहीं अधिक मजबूत होता है इस्पात से, जिसका प्रयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। यदि आप इन 2-3 गिनी चुनी चीज़ों को ही ले लें, आप तांबे को ले लें, लिथियम को ले लें, बेरिलियम को ले लें, कुछ मात्रा में सोना भी है, जवाहरात भी हैं, यदि आप देखें तो यदि इन संसाधनों का, इन प्राकृतिक संसाधनों का नकदीकरण अफगानिस्तान करता है तो उसकी आर्थिक प्रगति की दर बहुत तेज हो सकती है। मगर वह इस स्थिति में नहीं है कि इन संसाधनों का दोहन कर सके। भारत के लिए जो बात थोड़ी चिंताजनक है वो ये है कि तांबे की खदानों पर अभी भी कब्जा करने में पहल की है चीन ने। कई अरब डॉलर के सौदे उसने पटा लिए हैं आने वाले कई वर्षों के लिए, जिससे तांबे की खुदाई वह करेगा और उसका उपयोग करेगा। चीन इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो सकता है। यदि आप अफगानिस्तान के संसाधनों के नक्शे को ऊपर बिठाएं, उसके भू राजनीतिक नक्शे के, तो आपको लगेगा कि कितने सारे देशों की नज़र इस संपत्ति पर हो सकती है। और यह ज़रूरी नहीं, क्योंकि अफगान इस संपत्ति के दोहन में खुद काबिल नहीं है, तो वो सारे विदेशी जो अफगानिस्तान में इन खनिजों की, इन संसाधनों के दोहन के लिए पहुँचेंगे, वो भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण रवैया ही रखते हों। भारत के लिए ये समस्या और भी विकट हो सकती है आने वाले वर्षों में। भारत बहुत कुछ तत्काल नहीं कर सकता, मगर जैसा हम बार बार दोहराते हैं, जब कोई बड़ी जटिल चुनौती किसी उदीयमान शक्ति के सामने आती है तो वो उसकी परीक्षा की घड़ी होती है। यही मौका होता है जब वो दूसरे विकल्पों की तलाश करे, अपनी आंतरिक शक्ति के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे, अपनी आर्थिक प्रगति की दर को बढ़ाए, ताकि जो कुछ रुकावट उसके मार्ग में एक बाजू में आई है उसको दरकिनार कर वो दूसरे पार्श्व में प्रगति की ओर निरंतर बढ़ती रह सके। और उसको नज़रअंदाज करना पड़ोसी और दूरस्थ देशों के लिए बराबर असंभव होता चला जाए। यही समस्या आज भारत की है। इसके बारे में आप गंभीरता से सोचिए, मनन कीजिए। ये कई परत वाली समस्या है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका हल एकाएक रातों रात पलक झपकते नहीं ढूंढा जा सकता है। धैर्य की आवश्यकता है, मगर शिथिलता की नहीं, सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।